नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हैं और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 68 यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए हिस्ट्री। और दोस्तों आज का क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए है 1921 ईस्वी में, बी है 1933 में, सी है 1917 में और डी है 1941 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, क्वेश्चन में आपसे सब पूछा जाएगा, दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और हड़प्पा क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सिंधु नदी के किस तट पे है, तो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है लोहा और डी है तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा। हड़प्पावासी दोस्तों कांसे के निर्माण और हड़प्पावासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से क्या थे, भली भांति परिचित थे। सोना से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ये क्वेश्चन 20 बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। ऑप्शन ए है बैल को, बी है भेड़ को, सी है गाय को और डी है हाथी को। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है। अघन्या का मतलब होता है दोस्तों न मारे जाने वाला योग्य, न मारे जाने वाला योग्य। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया। ऑप्शन ए देखिएगा पानीपत के युद्ध में, ऑप्शन बी है खानवा के युद्ध में, ऑप्शन सी है चंदेरी के युद्ध में और ऑप्शन डी है घाघरा के युद्ध में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 16 मार्च 1527 को। डेट याद रखिएगा, 16 मार्च 1527 को। किसके बीच, तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा क्या हुए, पराजित हो गए थे। और इसी युद्ध को जीतने के बाद, यानी खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में विजयी होने के पश्चात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था। निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था। पहला है आप अकबर, बी है औरंगजेब, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो मुगल शासकों में सबसे बीड़ा बजाने का ज़्यादा शौकीन था वो कौन था, औरंगजेब था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त शासन में, क्वेश्चन ऑप्शन को बड़ा क्रिटिकल बनाया है। बी है मराठा शासन में, सी है विजयनगर शासन में और डी है चोल शासन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मराठा शासन में क्या होती थी, अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद होती थी जो शिवाजी को समय समय पर सहायता और परामर्श देती थी। शिवाजी को समय समय पर सहायता और परामर्श देती थी। लेकिन गुप्त शासन में क्या थे, नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में क्या थे, नवरत्न थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। क्वेश्चन या तो इस तरह से पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन देखते हैं, पहला है जवाहरलाल नेहरू, बी है JB कृपलानी,
सी है राजेंद्र प्रसाद और डी है अबुल कलाम आज़ाद। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जेबी कृपलानी। आज का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बस रट लेना है किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी। अगर आपको डेट याद है और सभी घटनाओं का डेट याद है तभी आप कर पाएंगे, बाकी आप नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। डांडी यात्रा कब हुई थी, डांडी यात्रा तो 1930 में हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था। तो बस आ गया क्वेश्चन का आंसर आपका। देखिएगा सबसे पहले घटना कौन सी घटी, ऑप्शन नंबर डी यानी चंपारण सत्याग्रह। इस तरह से भी क्वेश्चन पे आप अलर्ट रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है फिरोज तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, घोड़ों को दागने के लिए एक प्रथा प्रारंभ की थी। क्योंकि घोड़ों को दागा जाता था, क्यों, युद्ध के समय पता चले कोई घुड़सवार क्या करेगा, तो एक मरियल सा घोड़ा लेकर चला जाएगा और पता चले कि युद्ध हार जाए, तो इसलिए घोड़ों को एक निशान दिया जाता था। क्योंकि घोड़ा वही है कि नहीं, जब युद्ध में जाना होता तो सबको जांच किया जाता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे घोड़ों को दागने का प्रथा के मतलब। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन पराजित हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा शशांक से, बी है रामपाल से, सी है पुलकेशिन से और डी है प्रवरसेन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी पुलकेशिन द्वितीय से कौन पराजित हुआ था, पुलकेशिन से कौन पराजित हुआ था, तो हर्षवर्धन पराजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे, क्योंकि वहीं पे सारा PDF मिलता है आपको, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किस साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख किस साक्ष्य से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए देखिएगा दोस्तों एरन से, बी है जूनागढ़ से, सी है मंदसौर से और डी है सांची से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी एरन अभिलेख से। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति, भानुगुप्त कौन था, तो भानुगुप्त एक गुप्त शासक था, उसी का सेनापति कौन था, तो गोपराज था। तो गोपराज के पत्नी के सती हो जाने का साक्ष्य मिलता है हमें कहाँ पे, एरन अभिलेख से। ये क्या पूछा जा रहा है, अभिलेखीय साक्ष्य पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य पूछा जाएगा आपसे कि यानी सती प्रथा का साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिलता है हमें, तो महाभारत से मिलता है। दोनों याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ऑप्शन ए देखिएगा माफ करिएगा, ऑप्शन ए है कुमार देवी, बार बार यही कुबेर नागा ही याद आ रहा है। तो ऑप्शन ए है कुमार देवी, बी है कुबेर नागा, सी है ध्रुव देवी और डी है प्रभावती गुप्ता। बस क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्रभावती गुप्ता क्या हो जाएगी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या थी, पुत्री थी। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। कुमार देवी कौन थी, तो कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी। चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी, पुत्री नहीं थी, पता नहीं क्यों आज गलत हो रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी, पत्नी थी। कुमार देवी क्या थी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। यह एक लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। और कुबेर नागा कौन है, तो कुबेर नागा दोस्तों कौन है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की क्या थी, पत्नी ये भी थी। और ध्रुव देवी कौन है, ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामी ये भी क्या थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या थी, पत्नी थी। लेकिन प्रभावती गुप्ता कौन है, तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त मौर्य की पुत्री है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था।
जब हम करा रहे थे आपको मौर्य काल, वहाँ पे हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन ए देखिएगा तक्षशिला, बी है उज्जैनी, सी है नालंदा और डी है वल्लभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था, तो तक्षशिला था, तक्षशिला। और यहाँ पे कौन शिक्षा ग्रहण किए थे, तो चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण किए थे, चाणक्य शिक्षा यहाँ पे ग्रहण किए थे। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, बराबर गुफा संबंधित है, बराबर गुफा संबंधित है। ऑप्शन ए देखिएगा आजीविकों से, ऑप्शन ए है आजीविकों से, बी है जैनियों से, सी है बौद्धों से और डी है ब्राह्मणों से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी आजीविकों से संबंधित है बराबर की गुफा। और कहाँ पे है, तो बिहार में है, ये कहाँ पे है, तो बिहार में है। और बराबर की पहाड़ियों पर बनवाया गया है बिहार में, और किसके द्वारा, तो अशोक द्वारा, अशोक द्वारा। और दो लोग बनवाएंगे बराबर की गुफा, अशोक बनवाएगा और एक कौन बनवाएगा, दशरथ बनवाएगा, अशोक बनवाएगा और दशरथ बनवाएगा। किसके लिए, तो आजीविकों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बता दें, ये आजीविकों के लिए बनवाएगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जाए कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है, बहुत पूछा जाता है, तो मक्खल गोसाल नाम है उस संस्थापक का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, मौर्य राजवंश का अंत किस शासक के साथ होता है। मजेदार क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंत किस शासक के साथ होता है। ऑप्शन ए है कुणाल, बी है दशरथ, सी है बृहद्रथ और डी है संप्रति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और इसी का सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग इसका सेनापति था। और मौर्य जो बृहद्रथ था वो थोड़ा सा कमज़ोर शासक था, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसका लाभ उठाया और उसकी हत्या कर दी, किसकी, बृहद्रथ की। और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।